वेलकम स्टूडेंट्स। आईपीसी के आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 में एंट्री ले लेते हैं। यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी आज से और यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अवेटमेंट है, अवेटमेंट पर क्वेश्चन बन जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और जो है विधि विरुद्ध जमात से क्वेश्चन आता है और बलवा और दंगा यानी राइट और एफरे से क्वेश्चन आता है ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस से क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं यूनिट सेकंड में, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो है हम लोग अवेटमेंट को डिस्कस करेंगे। अवेटमेंट यानी हिंदी में अवेटमेंट को बोला जाता है दुष्प्रेरण। अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि आईपीसी में सबसे बड़ा क्राइम कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर देगा कि सबसे बड़ा क्राइम मर्डर है, रेप है, डेकॉइटी है, रॉबरी है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी भी क्राइम का अवेटमेंट करना सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी क्राइम का अवेटमेंट कर रहा है और जो मेन ऑफेंडर है वो उस अपराध को ना करे, यानी ए बी को अवेट कर रहा है किसी क्राइम को करने के लिए और बी उस ऑफेंस को करने से मना कर दे, तो भी अवेटर की लायबिलिटी बनी रहती है और अवेटर उस ऑफेंस के अवेटमेंट के लिए लायबल माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बी को मर्डर के लिए अवेट करता है, सी के मर्डर के लिए अवेट करता है और बी सी का मर्डर करने से मना कर देता है, इन दैट केस बी की कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ए जो होगा वो अवेटमेंट और मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति को उस कार्य के लिए भी सजा मिल सकती है जो कि उसने नहीं किया है, या कहने का तात्पर्य है कि जो कि पूर्ण नहीं हुआ है। तो अवेटमेंट एक ऐसा क्राइम है कि भले ही मेन ऑफेंडर वहां उस कार्य को करे या ना करे, भले ही मेन ऑफेंडर एलिजिबल बाय लॉ हो या ना हो, लेकिन अवेटर यदि उस ऑफेंस का अवेटमेंट कर देता है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अवेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो यहां पर अवेटमेंट की कैटेगरीज को सेक्शन 107 में बताया हुआ है। सेक्शन 107 में जो अवेटमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? अवेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अवेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अवेटमेंट बाय एडिंग, यानी उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। ये 3 इसकी कैटेगरीज हैं अवेटमेंट की, कि वहां 3 तरीके से अवेटमेंट किया जा सकता है। अवेटमेंट का डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दिया हुआ है। अवेटमेंट यानी दुष्प्रेरण का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उद्दीपित करना, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उसको सहायता प्रदान करना, ये सभी चीजें अवेटमेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। अब उकसाना जो शब्द है उसका मतलब है कि अपराध को बढ़ावा देना। जैसे एक केस लो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, मोहित पांडे का मामला, जिसमें एक स्त्री सती होने जा रही थी और कुछ लोग उसके पीछे पीछे जो है सती माता की जय कहते हुए चल रहे थे और वहां पर वो स्त्री सती हो जाती है। और जनरल सी बात है कि आज के समय में देखा जाए तो सती प्रथा जो है वो प्रोहिबिटेड है, एबॉलिश्ड हो चुकी है, और अगर कोई स्त्री सती होगी तो इनडायरेक्टली वो क्या माना जाएगा? सुसाइड माना जाएगा। तो वहां पर जो व्यक्ति इनडायरेक्टली उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे, वो अवेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लायबल माने गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अवेटमेंट है वो 3 तरीकों से हो सकता है और जो उसका सबसे पहला तरीका है, सबसे जेन्युइन तरीका है, वो क्या है? अवेटमेंट बाय इंस्टिगेशन यानी उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। दूसरे नंबर पर बात आती है अवेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर। और षड्यंत्र की जब हम बात करते हैं, षड्यंत्र जो है कम से कम 2 लोगों के द्वारा किया जाता है, कम से कम 2 लोग उसमें सम्मिलित होने चाहिए और 2 लोग जब मिलकर किसी अपराध का षड्यंत्र करते हैं तो वहां पर कोई मेन ऑफेंडर है या कोई सहायक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी षड्यंत्र में प्रधान और सहायक का कोई अंतर नहीं होता। जितने भी लोग षड्यंत्र में इन्वॉल्व होंगे वो सभी उस अपराध के षड्यंत्र के लिए और उस अपराध के लिए लायबल माने जाएंगे। और तीसरा जो है वो है अवेटमेंट बाय एडिंग, यानी सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण यानी किसी भी तरीके से अपराध में सहायता प्रदान करना। जैसे इसमें एक केस लॉ हम लोग देख सकते हैं, एम्परर बनाम उमी, सम्राट बनाम उमी का एक केस लॉ है, जिसमें कि एक द्वि विवाह, एक बाइगेमी जो है पूरी कराई जा रही होती है, एक बाइगेमी द्वि विवाह संपन्न कराया जा रहा होता है और जिसमें काफी लोग उसमें उपस्थित होते हैं। तो उसमें जो पुरोहित होगा वो अवेटमेंट ऑफ बाइगेमी यानी द्वि विवाह के दुष्प्रेरण के लिए लायबल माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से यदि अपराध को करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा तो वहां पर ऐसा व्यक्ति जो सहायता प्रदान कर रहा है वो उस अपराध के अवेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। जैसे बाइगेमी में जो पुरोहित हैं वो उस ऑफेंस के बाइगेमी के अवेटमेंट के लिए लायबल माने जाएंगे। तो ये जो है अवेटमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग। इन 3 में से किसी भी तरीके से अवेटमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये सेक्शन 107 क्लियर कर देता है। अब इसके बाद बात आती है अवेटर की, कि सेक्शन 108 में अवेटर को डिफाइन किया हुआ है। अब अवेटर कौन हो गया? अवेटर यानी दुष्प्रेरक वह व्यक्ति हो गया जो कि किसी अपराध का अवेटमेंट करता है, जो कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है।
या फिर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी कार्य का अबेटमेंट कर रहा है, जो कि किसी ऐसे अवैध लोभ का अबेटमेंट कर रहा है जो यदि विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता तो अपराध नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति अबेटर माना जाएगा और किसी कार्य का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी अबेटर माना जाएगा। कार्य से मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई एक्स पागल किसी बाई के पेट में छुरा घोंप देता है तो यहां पर ये एक्स अपने पागलपन के कारण ये कार्य कर रहा है, पागलपन के असर में ये कार्य कर रहा है, तो यहां पर एक्स जो है धारा 84 का बचाव ले लेगा और इसलिए इसके द्वारा जो ये अपराध किया गया है उसको अपराध ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको केवल एक्ट ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई यहां पर पहले से ए है जो कि एक्स को अबैट कर रहा है बाई का मर्डर करने के लिए या बाई के पेट में चाकू घोंपने के लिए, तो यहां पर भले ही एक्स जो है पागलपन के असर में ये कार्य कर रहा है और इसलिए धारा 84 के तहत उसको संरक्षण मिल जाएगा और इसलिए एक्स जो है किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कुछ एक्स ने किया है वो एक कार्य है और कार्य इसलिए है क्योंकि आपराधिक मनस्थिति का अभाव है, दुराशय का अभाव है। परंतु जो ए होगा ये उस कार्य के अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा और इसलिए वहां पर जो है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स अपराध करने के लिए सक्षम था या नहीं था, यहां पर अबेटर की लायबिलिटी यथावत बनी रहेगी और उसी तरह बनी रहेगी मानो एक्स एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो, एक सक्षम व्यक्ति हो। तो यहां पर इसलिए जब अबेटर को हम लोग डिफाइन करते हैं तो अबेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी ऑफेंस को अबेट करता है या किसी एक्ट को अबेट करता है और भले ही वहां पर वो एक्ट किसी विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी विधि अनुसार असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाए। सेक्शन 108 में इसके 5 स्पष्टीकरण बताए हुए हैं और पांचों स्पष्टीकरण में पहला स्पष्टीकरण यही कहता है कि किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे अबेटर उस कार्य को करने के लिए स्वयं विधि द्वारा आबद्ध ना हो। दूसरा स्पष्टीकरण यह कहता है कि दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वहां दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित प्रभावकारी, तो यानी हो सकता है कि मेन ऑफेंडर उस कार्य को करने से मना कर दे या हो सकता है कि मेन ऑफेंडर जो है अबेटर का इंटेंशन को पूरा ना कर पाए, लेकिन अबेटर उस एक्ट के अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा जो उसने अबेट किया। इसी तरह स्पष्टीकरण थर्ड एक्सप्लेनेशन इसी बात को कहता है कि दुष्प्रेरण के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि जो वहां पर मुख्य व्यक्ति है जो मेन ऑफेंडर है वो विधि अनुसार समर्थ हो। और फोर्थ जो इसका स्पष्टीकरण है, चौथा जो स्पष्टीकरण वो कहता है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अपराध माना जाता है। चेन रूल की बात करता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। और इसका जो पांचवा स्पष्टीकरण है वो षड्यंत्र से संबंधित है। तो इस तरीके से हम अबेटमेंट और अबेटर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहां पर अबेटमेंट को कोरिलेट करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, क्योंकि सेक्शन 107 क्लॉज 2 में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बताया हुआ है और उसके बाद जो है सन 1913 में चैप्टर 5A जोड़ा गया है जिसको हमने बोला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चैप्टर 5A जो है सन 1913 के संशोधन द्वारा आईपीसी में जोड़ा गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इसमें केवल दो ही सेक्शंस हैं 120A और 120B, जिसमें 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया हुआ है और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट दिया हुआ है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहां पर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस क्या है और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आईपीसी में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। जाहिर सी बात है कि कोई नया प्रोविजन किसी एक्ट में तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है जबकि पुराना प्रोविजन उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा हो जो कि वहां पर समाज के सामने परिस्थितियां रही हो, इसलिए कोई नया प्रोविजन जो है किसी एक्ट में ऐड किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराना प्रोविजन आईपीसी में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के रूप में था उसमें कमी ये थी कि अगर कई लोग मिलकर जब किसी अपराध का षड्यंत्र करते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किसी अपराध का षड्यंत्र करते हैं, तो वहां पर जो व्यक्ति अपराध में सम्मिलित हैं, जो कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, यदि वो बाद में उस अपराध को पूरा नहीं करते हैं तो फिर वो जो है उस अपराध के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि षड्यंत्र के साथ साथ अपराध का पूरा होना भी आवश्यक है, केवल षड्यंत्र जो है वहां पर अपराध घटित करने के लिए आवश्यक नहीं है। और बस यही कमी थी कि वहां पर नया संशोधन लागू हुआ और 120 आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी में जोड़ा गया था। और जब ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपराध को प्रथम अवस्था में ही कुचल दिया जाए। और कहने का तात्पर्य यह है कि षड्यंत्र करना ही अपराध माना जाएगा, भले ही उस षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य किया जाए या ना किया जाए। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था। यानी पुराना जो उपबंध है 107(2) षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का, उसमें षड्यंत्र के लिए किसी व्यक्ति को तभी लायबल माना जाएगा जब षड्यंत्र के अनुसरण में अपराध घटित किया जाए, और जो आपराधिक षड्यंत्र है उसमें केवल षड्यंत्र के लिए ही व्यक्ति को लायबल माना जाएगा, भले ही षड्यंत्र के अनुसरण में वो आगे अपराध घटित करे या ना करे। डेफिनेशन 120A में बताई हुई है कि जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य
या वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र का गठन करती है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध के लिए सहमत हो जाते हैं तो वहां पर वो सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी, भले ही उस सहमति के अनुसरण में कोई अवैध कार्य किया जाए या ना किया जाए। तो इसीलिए जो है आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजन को ऐड किया हुआ है, जो कि 120A में बताया गया और इसकी पनिशमेंट की बात सेक्शन 120B में की गई। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है, मतलब जब हम तैयार करेंगे इसको तो ऐसे ही तैयार करेंगे कि अबेटमेंट क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, अबेटर कौन होता है, अबेटर की लायबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में अंतर क्या है। इस तरीके से जो है वहां पर जो है क्वेश्चन बनता है और उसका हमको आंसर करना होता है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का जो मेन पार्ट है वो ये है अब कि लायबिलिटी ऑफ अबेटर। कई बार क्या होता है कि जो अबेटर है वो किसी एक ऑफेंस के लिए अबेट करता है और मेन ऑफेंडर द्वारा उससे आगे कोई अपराध कर दिया जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 111, 112, 113। तो वहां पर जो मेन ऑफेंडर है उसकी कितनी लायबिलिटी होगी, जो अबेटर है उसकी कितनी लायबिलिटी होगी। सपोज यदि जो अबेटर है किसी व्यक्ति को वहां पर ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट कर रहा है और उसके अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप जो मेन ऑफेंडर है वो ग्रीवियस हर्ट के साथ उसका मर्डर कर देता है, यानी ए बी को सी के पेट में चाकू घोंपने के लिए बोलता है। अब बी जो ऐसा करता है लेकिन उसके परिणाम स्वरूप सी की डेथ हो जाती है। तो यहां पर भले ही ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया था, लेकिन जो उसका कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया है उसी के अबेटमेंट के लिए अबेटर लायबल माना जाएगा। यानी ए जो होगा वो अबेटमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, भले ही उसने जो है अबेटमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट किया हो। लेकिन मेन ऑफेंडर जब अपने अपराध से आगे निकल गया तो फिर जो रिजल्ट निकल कर आया है उसके अबेटमेंट के लिए अबेटर लायबल माना जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरा अपराध गठित हुआ है, जो कि मेन ऑफेंडर द्वारा दूसरा अपराध गठित किया गया है, जो कि मेन ऑफेंस जिसका अबेटमेंट किया गया तो उससे अलग था, वहां पर यदि वो अपराध उसी के अनुसरण में किया गया, इन दैट केस अबेटर की लायबिलिटी उस अपराध तक रहेगी। और यदि वो उसके अनुसरण में नहीं किया गया है तो उसकी लायबिलिटी अबेटर की नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि ए बी को सी के घर में चोरी करने के लिए अबेट करता है और बी जो है सी के घर में चोरी करता है और सी के साथ रेप कमिट करता है, तो यहां जो ए की लायबिलिटी होगी वो केवल अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट तक रहेगी, चोरी के दुष्प्रेरण तक रहेगी। यहां पर वो रेप के अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेप कमिट किया गया है बी के द्वारा सी के साथ वो चोरी का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था, वो एक सेपरेट एक्ट था और इसलिए उस सेपरेट एक्ट के लिए केवल बी की लायबिलिटी बनेगी, ए की लायबिलिटी उस सेपरेट एक्ट के लिए नहीं होगी। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कब अबेटर की लायबिलिटी उस ऑफेंस तक रहेगी जो कि मेन ऑफेंडर द्वारा किया गया है और कब अबेटर की लायबिलिटी उस ऑफेंस से कम रहेगी जो कि ऑफेंडर द्वारा किया गया, मेन ऑफेंडर द्वारा किया गया। तो ये चीज सेक्शन 111, 112 और 113 में डिस्कस की गई। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल अपने नोट्स तैयार करने हैं। इसमें सेक्शन 107 में काइंड्स ऑफ अबेटमेंट मैंने आपको बताया, 108 जो है अबेटर को डिफाइन करता है। इसके बाद सेक्शन 109, सेक्शन 115 और 116 अबेटमेंट के पनिशमेंट के संबंध में, जिनको आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप जो है जैसे बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या पर्सनली आप कभी कॉलेज आते हो तो पर्सनली मिलकर आप उससे डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको जो है अबेटर ऑफ लायबिलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया सेक्शन 111, 112 और 113 ये डिस्कस करना है। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, सेक्शन 114 भी आपको याद रखना है। और 114 का मतलब ये कि जिस समय अपराध किया गया उस समय अगर अबेटर उस मौका वारदात पर मौजूद है, तो मौका वारदात पर अगर अबेटर मौजूद है तो वहां पर सेक्शन 114 अप्लाई हो जाता है। और फिर उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बताया 120A और 120B। और इसी के साथ साथ जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कर लेते हैं तो फिर आपको फाइनली अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दोनों में अंतर करना है। तो इस तरीके से ओवरऑल कंपोजिट टॉपिक हम ये तैयार कर सकते हैं, जो कि यूनिट 2 का सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है विधि विरुद्ध जमाव यानी अननेचुरल असेंबली पर मैं आ जाऊंगा। उसके बाद हम लोग राइट और एफ्रे को हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने टॉपिक्स को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने नोट्स जो है जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।